यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। तो चलिए, ब्रेक से पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी। अब हम ब्रेक के बाद आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट चालू करने वाले हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए टैक्स रेट्स कौन सी एप्लीकेबल है। टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 या जिसको हम बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर 24-25। तो आपके एग्जाम के लिए टैक्स रेट क्या है करके, ठीक है। चलिए, अब एक चीज समझना, किसी ने बोला कि बैकअप कब तक अपलोड होता है, 2 PM तक हो जाएगा। हमने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा है, 2 बजे तक आपको बैकअप अपलोड हो जाएगा। तो कोई मिस हो जाता है, आप बैकअप से कवर कर सकते हैं। चलिए, अब एक बात समझना, टैक्स रेट। तो आपके एग्जाम के लिए टैक्स रेट क्या है, उसमें गाइस मैं आपको बताऊं, 2 तरह की टैक्स रेट होती है। एक तो होती है आपकी जनरल टैक्स रेट। एक तो आप कुछ लिखना नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ इधर होना चाहिए बस। एक तो होती है आपकी जनरल टैक्स रेट करके, ठीक है। जनरल टैक्स रेट, जनरल टैक्स रेट या जिसको आप लोग बोल सकते हैं दैट इज द स्लैब रेट वगैरह, दैट इज जनरल टैक्स रेट। जैसे आपने देखा होगा इंडिविजुअल के लिए जो टैक्स रेट है वो स्लैब रेट है। अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड ऑल, तो वो जनरल टैक्स रेट है। और गाइस, एक होती है तुम्हारी स्पेशल टैक्स रेट। कौन सी होती है? स्पेशल टैक्स रेट। एक होती है जनरल टैक्स रेट और एक होती है स्पेशल टैक्स रेट। अब आप मुझे बोलोगे सर ये जनरल टैक्स रेट कहां दे रखी है एंड स्पेशल टैक्स रेट कहां दे रखी है? तो मैं बताऊं, जो आपकी जनरल टैक्स रेट होती है ना, ये जनरल टैक्स रेट हमेशा आपके जो दे रखी है, ये दे रखी है फाइनेंस एक्ट 2024 में। तो जनरल टैक्स रेट जो स्लैब रेट है वो आपके दे रखी होती है फाइनेंस एक्ट 2024 में। लेकिन जो स्पेशल टैक्स रेट होती है, वो स्पेशल टैक्स रेट आपके दे रखी होती है इन द स्पेशल सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये जनरल टैक्स रेट कहां दे रखी है, फाइनेंस एक्ट में दे रखी होगी। एंड गाइस, जो स्पेशल टैक्स रेट होती है वो दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो स्पेशल टैक्स रेट है वो आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी है। चलो सर, स्पेशल टैक्स रेट मतलब क्या? स्पेशल टैक्स रेट मींस आपने सुना होगा, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं स्पेशल टैक्स रेट के। तो जैसे आपको पता है कि अगर आपको स्पेशल टैक्स रेट की अगर बात करूं, तो अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, कौन सा कैपिटल गेन? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 वाला। 112 मींस जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सर कौन सी टैक्स रेट है? तो सर नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, हमको तो यह बताया गया है इंटरमीडिएट से कि नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112 में होता है उस पे टैक्स रेट है वो 20% है। नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे रेट 20% है। लेकिन गाइस, इस साल से अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट यह हुआ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पे टैक्स रेट 20% है, लेकिन ये 20% का टैक्स रेट लगेगा अप टू आपने जो असेट ट्रांसफर की है, दैट इज ट्रांसफर अप टू 22 जुलाई 2024 तक। अगर आपने 22 जुलाई 2024 तक कोई असेट को ट्रांसफर कर दिया तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 20%, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद किया तो, अगर उसके बाद किया तो आपका एक अमेंडमेंट आ गया है, और अमेंडमेंट यह बोलता है कि अगर आप उसके बाद करते हो तो अभी आपकी टैक्स रेट 12.5% हो गई है। अगर आपका ट्रांसफर होता है असेट का विथ इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024, तो 23 जुलाई 2024 के बाद आपकी टैक्स रेट है वो 12.5% हो गई है। पहले जो है वो 20% थी और अब आपकी 12.5% हो गई है।
अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर पूरे साल के कैपिटल गेन पे ना बाबा ना। देखो, अगर आपकी असेट ट्रांसफर होती है वो 22 जुलाई 2024 तक होती है तो आपका 20% का टैक्स रेट। एंड गाइस, आपका अगर यहां 23 जुलाई 2024 या उसके बाद होता है तो आपकी टैक्स रेट 12.5% होगी, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो मैं आपको कैपिटल गेन में बता दूंगा, वो मैं आपको कैपिटल गेन में बता दूंगा। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये डेट 23 जुलाई क्यों ली? आपको 23 जुलाई है वो याद रखना है, क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट है जो 23 जुलाई से एप्लीकेबल हुए हैं। तो 23 जुलाई इसलिए लिया गया, 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट किया। तो देखो, यहां पे जब मैं आपको बजट की बात कर रहा था तो जो तुम्हारा सेकंड वाला बजट है वो 23 जुलाई 2024 को प्रेजेंट किया। तो 23 जुलाई 2024 से काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं रेट्स में, तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी डेट। तो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर किया जिस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका 12.5% टैक्स रेट रहेगा। पहले अगर आपने ट्रांसफर कर दिया था तो आपका 20% रहेगा। अब एक और चीज समझना, आपको पता है एक और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जिसको हम शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अंडर सेक्शन 112A वाला, अंडर सेक्शन 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वाला होता है। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A क्या बोलता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किस पे, या तो इक्विटी शेयर्स पे, आपका इक्विटी शेयर्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स होती है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, या फिर तुम्हारे कुछ बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट, बिजनेस ट्रस्ट कल मैंने बताया था ना वो रीट वगैरह, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स। आपको पता है उस पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्या टैक्स रेट थी बताओ मुझे। अगर LTCG 112A की मैं बात करूं तो LTCG 112A जो है दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या तो इक्विटी शेयर्स पे जो कि लिस्टेड है क्योंकि उस पे STT पे होना चाहिए ऐसा कंडीशन था, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे, या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पे। पहले यहां पे क्या था पता है, पहले यहां पे ये लिखा हुआ था कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ अंडर सेक्शन 112A तो आपको टैक्स रेट क्या लगती थी, दैट इज द टैक्स रेट वाज 10% इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख। मिस 1 लाख के ऊपर वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपका 10% की रेट से टैक्सेबल होगा, यही था। तो पहले क्या था, पहले क्या था कि 10% इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख, 1 लाख से ऊपर वाला जो है उस पे आपको 10% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन गाइज इसमें भी अमेंडमेंट हुआ, और ये वाला अमेंडमेंट जो हुआ, ये वाला जो अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट में बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, आप भी जैसे आईपीओ लगाते हो या आप शेयर्स वगैरह खरीदते बेचते हो, तो लोगों को बड़ा दुख हुआ, बोला यार यहां पे क्या अमेंडमेंट किया। और अमेंडमेंट ये किया गया कि इन्होंने क्या किया कि चलो आपका 10% टैक्स है, तो अगर आप ये वाली असेट जो है अगर आप ये ट्रांसफर कर देते हो, ये वाली असेट अगर आप ट्रांसफर कर दिया अप टू 22 जुलाई 2024 एंड ट्रांसफर किया ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो अगर आपने अप टू 22 जुलाई 2024 तक ट्रांसफर कर दिया तो आपका 10% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन गाइस अगर 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स अगर आपने ट्रांसफर किया तो 12.5% की रेट से टैक्स लगेगा। तो देखो, जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ना उसमें पहले 20% की रेट से टैक्स था, अब उन्होंने 12.5% कर दिया इस डेट से कि इस डेट के बाद ट्रांसफर करते हो तो 12.5, ये फायदा है अपने लिए। लेकिन इसमें अपने को नुकसान करा दिया,
कि जो शेयर मार्केट पे इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट, उसको बेचने से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, पहले उस पर टैक्स सिर्फ 10% से लगता था, लेकिन इस डेट के बाद में अगर आप ट्रांसफर करते हो तो 12.5% से लगेगा। अब लेकिन सर एक बात बताइए, यहां पे तो आपको पता है, यहां पे तो आपको पता है कि हमको एक 1 लाख का बेनिफिट और मिलता था कि 1 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, ये 1 लाख का जो बेनिफिट था, उस 1 लाख के बेनिफिट को उन्होंने बढ़ा के 1,25,000 कर दिया, जिससे कि शेयर मार्केट में ज्यादा दिक्कतें ना आए। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो टैक्स लगेगा ना, वो इन एक्सेस ऑफ रुपीज जो पहले 1 लाख हुआ करता था, इस 1 लाख को इन्होंने हटा के और 1,25,000 रुपीज कर दिया। मींस 1,25,000 से ऊपर वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 10% और 12.5%। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। सो इसको आपका लिमिट इंक्रीज करके 125 कर दिया। अब मेरा डाउट आप लोगों से यह है कि सर एक बात बताओ, ये जो एनहांस लिमिट हुआ है 1 लाख से 125, ये पहले वाले कैपिटल गेन पे भी लगेगा 125, या सिर्फ बाद वाले कैपिटल गेन पे ही लगेगा? मैं जो बोलने जा रहा हूं समझो, मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं जो बोलने जा रहा हूं वो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कि ये जो 125 का लिमिट जो बढ़ा, ये 125 का लिमिट जो है, क्या ये पहले वाले कैपिटल गेन पे भी लगेगा? देखो एक चीज तो है, पूरे साल का लिमिट है ये, तो ये पहले वाले पे भी लगेगा या सिर्फ बाद वाले? पहले वाले पे 1 लाख का ही लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सा एग्जांपल। मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीवी, मेरे को एक एलटीसीजी हुआ अंडर सेक्शन 112A वाला, और वो हुआ था 19 जुलाई 2024 को, इस डेट को 19 जुलाई 2024 को हुआ, और वो जो एलटीसीजी है ना, वो 5 लाख का हुआ, बस। उसके बाद और कुछ भी मेरे को कैपिटल गेन इस साल में नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। एक बंदा है जिसका नाम है बीबी, मुझे एलटीसीजी 112 हुआ, इस डेट को मैंने ट्रांसफर किया था 19 जुलाई 2024 बिफोर बजट, तो पुराना रेट लगना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, इसमें मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे रेट क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे रेट क्या लगेगा? 10% का लगेगा या 12.5% का लगेगा? एंड लिमिट क्या लगेगी? और मेरे को इस साल और कोई कैपिटल गेन नहीं है, लिमिट 1 लाख की लगेगी या फिर 1.25 लाख की लगेगी? हाँ, रेट क्या लगेगा एंड लिमिट क्या लगेगी? लिमिट है वो रेट 10% लगेगा, लिमिट 1 लाख लगेगी या 1.25 लाख? बताइए मुझे, मेरा जो डाउट है वो ये है। राइट आंसर इज, चलिए एक पॉइंट में तो किसी को डाउट नहीं है, और वो पॉइंट ये है कि रेट हमको 10% लगेगी। सीधा आपने बताया रेट इज 10%, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। माई रेट विल बी द 10%, 10% की रेट लगेगी, 12.5% की नहीं लगेगी। दूसरा क्वेश्चन ये है, लिमिट 1 लाख की या 1,25,000 की? ये डाउट आपको आया होगा ना कि लिमिट 1 लाख की या 1,25,000 की, क्योंकि चेंजेस हुआ है वो 23 जुलाई से हुआ है, हमारा कैपिटल गेन पहले हो गया था। तो लिमिट इस पे 1 लाख की लगेगी या 1,25,000? राइट आंसर इज, यहां पे जो लिमिट है वो आपको 1,25,000 की मिलेगी। रेट 10% लगेगा, लिमिट पूरे साल के लिए चेंज की है, लिमिट पूरे साल के लिए चेंज की है 1,25,000,
बट रेट अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 23 जुलाई 2024। तो लिमिट आपको 1,25,000 मिलेगी। एंड गाइज रेट जो है वो पहले कैपिटल गेन हुआ 22 जुलाई 2024 तक, उस पे 10% और उसके बाद में हुआ उस पे 12.5% है, वो आपका लग जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस सर, ऐसा कहां दे रखा है? तो भैया आपको बेरेक्ट की मैंने बुक दी है इस बार। देखो आपके पास ये बुक आएगी अभी जो रेगुलर बैच वाले हैं। दिस इज द कॉम्पैक्ट 3.0 करके है, ये मेरे पास आ गई, आपके पास भी 2-4 दिन में पहुंच जाएगी करके, ठीक है। उसके बाद दिस इज द कंपाइलर, ये कंपाइलर रहेगा और उसके साथ में एक आपकी ये बेरेक्ट वाली जो प्रोविजन है वो बुक रहेगी, जिसमें बेरेक्ट का मतलब रॉ फॉर्म में लॉ दे रखा है। बट ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? चलो ना इंटरप्रेट करेंगे। आपने तो रेगुलर बैच लिया है, तो इंटरप्रेट तो करना पड़ेगा कि देखो लॉ में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, लॉ में चलते हैं और कैपिटल गेन में ये सेक्शन डाली गई है, मतलब अमेंडमेंट की गई है ये सेक्शन। और चलिए कैपिटल गेन में इन्होंने कैसे अमेंडमेंट किया है मैं आपको बता देता हूं। इधर देखिए सब लोग, अभी आपको मैं सेटिस्फाइड करता हूं कि वाई 1,25,000 फॉर होल ईयर। देखो दिस इज द अमेंडमेंट। देखिए इन्होंने अमेंडमेंट कैसे किया कि देखिए सबसे पहले तो इन्होंने दे रखा है कि ऐसी इनकम जो कि आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट से होती है, इक्विटी शेयर्स पे या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, टैक्स कैसे लगेगा? तो इसकी सब सेक्शन 2 बोलती है, 112 की सब सेक्शन 2 क्या बोलती है? देखिए क्या दे रखा है, द टैक्स पेबल बाय असेसी ऑन द टोटल इनकम रेफर टू इन सबसेक्शन 1, मींस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सबसेक्शन 1 में बोला हुआ है उसके लिए टैक्स कैसे लगेगा। तो देखिए द amount of income tax calculated on such long term capital gain exceeding 1,25,000 rupees, मीन्स जो आपका कैपिटल गेन अमाउंट कैलकुलेट होगा उसमें 1,25,000 के ऊपर वाले कैपिटल गेन पे, 1,25,000 के ऊपर वाले कैपिटल गेन पे कैसे टैक्स लगेगा? ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 10% for any transfer which take place before 23rd July 2024, मीन्स 23rd July 2024 से पहले ट्रांसफर हुआ तो 10%, एंड ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 12.5% फॉर एनी ट्रांसफर विच टेक प्लेस ऑन और आफ्टर 23rd of July 2024, मीन्स 23rd जुलाई 2024 या उसके बाद में ट्रांसफर हुआ तो उस पर 12.5%। लेकिन देखो यहां पे जो इस वाले क्लॉज में चेंज हुआ है, सेक्शन 112A का सब सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 1, उसमें लिखा क्या है? इन्होंने वर्ड क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1,25,000। तो यहां पे इन्होंने 1,25,000 यहीं पे चेंज कर दिया जहां पहले यहां 1 लाख हुआ करता था। तो इसको इन्होंने 1,25,000 कर दिया और ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा। इसको इन्होंने प्रोवाइजो के फॉर्म में और क्लियरिफाई और किया है। नहीं तो लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पहले वाले पे 1 लाख, दूसरे वाले पे 125, 225 का एग्जेम्पशन। इज इट लाइक दैट? आंसर इज नो। तो देखिए क्या दे रखा है, प्रोवाइडो, एक प्रोवाइजो और दिया इन्होंने, प्रोवाइडेड दैट the limit of 1,25,000 rupees shall apply on the aggregate of the long term capital gain under subclause number A and subclause number B। तो जो ये सबक्लॉज नंबर ए है, जो पहले वाला कैपिटल गेन एंड ये दूसरा वाला कैपिटल गेन, इन दोनों का मिला के जो लिमिट है वो 1,25,000 लगेगा। मींस 1,25,000 के ऊपर वाला जो कैपिटल गेन रहेगा ओनली उस पे आपको 12.5% या 10% की रेट से टैक्स लगेगा। तो देखिए दिस इज कॉल्ड लॉ, ये आपका लॉ है। लॉ ऐसा बोलता है कि लिमिट है वो पहली चीज 1,25,000 हो गई है, ये पूरे साल के लिए लिमिट है। और 1,25,000 के ऊपर वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर वो बजट से पहले है तो 10%, बजट के बाद वाला है तो 12.5%, और इन दोनों का मिला के कंबाइंड लिमिट है वो 1,25,000 का लगेगा। 1,25,000 के ऊपर वाले पे आपको जो है वो 12.5% या 10% है, उस रेट से टैक्स लगेगा। सर इफ आफ्टर 23 जुलाई 2024 भी है तो बाइफर्केशन कैसे होगा? अरे क्यों नहीं होगा, बड़ा सिंपल है ना। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखोगे कौन सी डेट को ट्रांसफर हुआ है, तो जो पहले ट्रांसफर हुआ है वो पहले ले लो, बाद में ट्रांसफर हुआ है उस पर बाद में ले लो करके, ठीक है। तो कैसे, उसमें आप समझा नहीं। सर इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट 25-26 ओनली, राइट? इफ वी येट टू फाइल
No, assessment at 25, 20. Anisha, it is like applicable from the 23rd July 2024. So obviously it is applicable for next assessment year. चलिए, अच्छा आपका डाउट ये है कि सर मान लो, अच्छा आपका डाउट में समझा करके, ठीक है, कि सर हमने एक 15 अप्रैल 2023 को कुछ शेयर ट्रांसफर किए थे, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था वो 50,000 था, ठीक है। उसके बाद हमने 19 जुलाई 2023 को और किए, उस पे भी 50,000 था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद हमने 17 अगस्त 2024, 23 से बाहर आना पड़ेगा, लास्ट ईयर था ना, 24 उसमें सर 70,000 था। एंड उसके बाद 19 दिसंबर 2024 को किया, उसमें भी आपका 75,000 का कैपिटल गेन था। अब डाउट ये है कि सर एक बात बताओ, 125 का लिमिट किसके सामने यूज करें? बिकॉज हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, तो 50,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000, इट्स कम्स टू 2,45,000। हाँ भाई, 2,45,000। तो 2,45,000 का कैपिटल गेन हुआ शेयर मार्केट पे। तो सर हम जो लिमिट है 125 की, वो किसके सामने यूज करें? अगर हम इसके सामने यूज कर, क्योंकि यहां पहले जो, इससे पहले मैं यहां पे एक थीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली डेट, कि चलो सर इससे पहले जो ट्रांसफर हुआ, इस पे टैक्स रेट जो है वो 10% थी, और इसके बाद वाले पे टैक्स रेट 12.5% है। तो भाई साहब आप मुझे एक बात बताओ, हम किसके सामने इसको यूटिलाइज करें? तो देखो, अभी तक इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपको फीफो मेथड फॉलो करना है या लीफो मेथड फॉलो करना है। तो मेरे पास चॉइस है। जब भैया क्लैरिटी नहीं है तो मेरे पास चॉइस है ना। तो मेरे पास अगर मान लो, देखो अगर उन्होंने बोला कि फीफो मेथड फॉलो करना है, तो फीफो मेथड फॉलो करना होता तो मेरे को ऑब्वियसली पहले 50,000 इसके सामने एडजस्ट करो, फिर 50,000 इसके सामने एडजस्ट करो, फिर जो है वो रिमेनिंग वाला 25,000 इसके सामने एडजस्ट करो। बट ऐसा अभी तक कहीं पे कुछ बोला नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप अपनी मर्जी है उसके सामने यूज कर लो, सीधी सी बात है। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, देयर में भी पॉसिबिलिटी रिटर्न फाइल करते टाइम अगले साल कुछ ऐसा क्लैरिटी दे दे, बट अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो सकता है कि आप क्या करोगे कि 75,000 आप यहां से यूज कर लो। भाई 75,000 आपने यहां से यूज कर लिया, तो 1,25,000 माइनस 75,000, आपके पास में 125 माइनस 75, तो आपके पास 50 बचा। 50 आप यहां से यूज कर लो, तो 50 आप यहां से यूज कर लिया, तो आपका 1,25,000 पे टैक्स नहीं लगा, और उसके रिमेनिंग वाले पे टैक्स लगेगा। तो एक बात समझिए, ये जो 50,000 है नाउ इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। ये जो 50,000 है इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। एंड गाइस दिस 25,000 जो बचेगा यहाँ पे, दिस 25,000 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 12.5%। आप ऐसा कर सकते हैं। कोई भी कहीं पे भी अभी तक इसको लेके कोई ऐसी क्लैरिटी या ऐसा कहीं बोला नहीं है कि आपको यहाँ पे लीफो या फीफो मेथड वगैरह फॉलो करना है। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5%, इट्स 3,125। तो आपका जो टैक्स आएगा 5,000 5,000 10,000 10,000 प्लस 13,125 रुपया है, इतना आपका टैक्स आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द 112 वे। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं कुछ स्पेशल रेट। स्पेशल रेट्स में क्या क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहला आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला, बजट से पहले ट्रांसफर कर दिया तो 20%, उसके बाद ट्रांसफर किया तो 12.5%। एलटीसीजी 112 है शेयर मार्केट वाला, और इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट जिसपे एसटीटी पे होना चाहिए। पहले रेट 10% थी बजट से पहले, बजट के बाद 12.5% हो गई करके, ठीक है। और लिमिट आपकी बढ़ा के 1,25,000 कर दी, एंड दिस लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर होल ईयर। ये पूरे ईयर के लिए लिमिट लग जाएगी। 25 की जगह 20,000, अच्छा, ओ सॉरी, दिस शुड बी 20,000, या 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5%।
2500, टैक्स है वो 12,500 आएगा। चलिए चलिए चलिए, हाँ हाँ, तो गलती मैंने जानबूझ के करता हूं बहुत बार गलती, मेरे को लगा तुम बता दोगे मुझे, ठीक है, बट तुम नहीं बताओगे तो फिर कैसे होगा। गलती जानबूझ के मैं बहुत बार करता हूँ, ठीक है, जानबूझ के गलती करता हूँ, या ये सोचता हूं तुम बता दोगे बट तुम बताते ही नहीं हो। चलिए कोई बात नहीं। ओके, दिस इज एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट 25-26। राधिका यस, यस यस। मंत्री हर्ष यस। रिया बोल रही है जनरल प्रिंसिपल फीफो है, बट कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि कौन सा फीफो, क्योंकि उन्होंने लिखा दे रखा पूरे साल का कैपिटल गेन है उसमें। चलिए, मैं सच्ची में जानबूझ के कभी कभी गलतियां करूंगा, कैलकुलेशन एरर, और फिर तुम, मुझे पता होना चाहिए ना तुम लोगों का ध्यान है कि नहीं ध्यान, ठीक है, कि तुम्हारा ध्यान किस पे है फिर। अरे रुक जाओ एक बार, ये 2 अलग अलग डीमेट से हुआ तो क्या होगा, मेरे पास 4 डीमेट है तो क्या होगा, सब आएगा, तुम रुक जाओ, मेरी बात सुनो भाई, अभी चालू कर रहे हैं, अभी टैक्स रेट पढ़ रहे हैं, कैपिटल गेन नहीं पढ़ा है, और टैक्स रेट में मुझे जरूरत पड़ेगी इन रेट्स की, इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं। चलिए, उसके बाद आपको पता है एक सेक्शन हुआ करती है जिसका नाम है सेक्शन नंबर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, और ये 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पे होता है, तो 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या तो इक्विटी शेयर्स पे, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे, या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पे। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है, इक्विटी शेयर्स पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पे, तो गाइज इसमें भी चेंज आया। भाई साहब हम आईपीओ लगाते थे, आईपीओ में पैसा वैसा फटाफट कमा लेते थे, तो पहले टैक्स कितना लगता था, तो आपने अगर ट्रांसफर किया अप टू 22 जुलाई 2024 तक, तो पहले टैक्स लगता था सिर्फ 15%, 15%। लेकिन इसके बाद, बजट के बाद, मींस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो आपको जो टैक्स लगेगा वो 20% लगेगा। तो यहां पे भी बड़ा दुख हुआ, ठीक है, यहां पे भी लोगों को बड़ा दुख हुआ। अर्लियर इट वाज 15%, नाउ इट इज 20%। तो देखिए स्पेशल टैक्स रेट की हम बात कर रहे हैं, कुछ स्पेशल टैक्स रेट मैंने आपको बताई। तो स्पेशल टैक्स रेट क्या है, तो स्पेशल टैक्स रेट ऐसी होती है जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी होती है। एग्जाम्पल के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो पहले उस पर 20% टैक्स था, बजट के बाद उस पर 12.5%। ये एक फायदा है। ये फायदा किसके लिए है नहीं है वो अपन एक बार कैपिटल गेन डिस्कस करेंगे, इंडेक्सेशन डिस्कस करेंगे, तब बातें करेंगे। बट आप समझिए ये 20% से रिड्यूस करके 12.5 कर दी गई है। जो शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें 10% की जगह 12.5% कर दी गई है बजट की डेट से बाद, उस डेट या उसके बाद। एंड लिमिट जो 1 लाख की थी वो 125 की कर दी गई है। उसके बाद में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट से होता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पे पहले 15% की रेट थी, अब उस पे 20% की रेट हो गई है 23 जुलाई 2024, या उसके बाद में अगर आप ट्रांसफर करोगे तो उस पर्टिकुलर केस में 20%। अब एक बात समझना, ये तो कुछ स्पेशल टैक्स रेट हो गई, लेकिन आपने ये भी सुना होगा जैसे विनिंग की इनकम होती है उस पर 30% टैक्स लगता है। तो जो विनिंग की इनकम होती है, विनिंग्स की इनकम होती है, उस पे आपका 30% टैक्स लगता है। ये एक स्पेशल टैक्स रेट है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि एक सेक्शन 115BAA है, आपने ऑफिस में देखा होगा कि कंपनीज अगर चाहे तो 22% टैक्स पे कर सकती है। या फिर कंपनीज है एक 115BAB भी होती है जिसमें कंपनी चाहे तो 15% टैक्स पे कर सकती है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ। इंडिविजुअल के टैक्स केस में भी आपको पता है कि स्पेशल टैक्स रेट है 115BAC करके आया है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है। और BAC है उसमें वो एक नया स्लैब रेट इन्होंने डाल दिया है कि लाइक 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख टू सीधा 7 लाख तक 5%, 7 लाख टू 10 लाख है वो 10%, 10 लाख टू 12 लाख है उस पर 15%, 12 लाख से 15 लाख है वो वाला स्लैब रेट। तो दिस इज द 115BAC। तो ये सब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना आपके साथ में, ये सब स्पेशल टैक्स रेट है।
और स्पेशल टैक्स रेट कहां दे रखी है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी है। लेकिन गाइस आज अपन स्पेशल टैक्स रेट से पहले आज हम जनरल टैक्स रेट पढ़ेंगे। तो स्पेशल टैक्स रेट को थोड़ी देर के लिए गोली मारो। अब अपन बात करते हैं जनरल टैक्स रेट की कि आपके एग्जाम के लिए जनरल टैक्स रेट क्या क्या है। अब एक बात समझना, जनरल टैक्स रेट है वो आपके लिए क्या है? जो जनरल टैक्स रेट्स के केस में एक चीज ध्यान रखना, जनरल टैक्स रेट्स के केस में क्या होता है कि जनरल टैक्स रेट बोलते किसको है? तो जनरल टैक्स रेट जो है वो फाइनेंस एक्ट में दे रखी होती है। और वो कैसे लगता है जनरल टैक्स रेट? इनकम पे कैसे लगता है? तो देखो, सबसे पहले पता है आपको 5 हेड ऑफ इनकम होता है आपका। सबसे पहला आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, जो आपका डिफिकल्ट वाला टॉपिक था, सीए इंटरमीडिएट में सैलरी बहुत सारी लिमिट्स एंड ऑल। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जो 5 हेड की इनकम होती है, इस इनकम को हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। एंड गाइस ये जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है ना, इसमें से आपको कुछ डिडक्शन अलाउ होते हैं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और वो डिडक्शन लेस करने के बाद जो बचेगा इसको बोला जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम भी बोलते हैं। नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। तो देखिए आपकी इनकम कैसे निकालते हैं। तो इनकम निकालने के लिए पहले आपके पास में 5 हेड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, जीटीआई, माइनस डिडक्शन, एनटीआई। ये एनटीआई जो होती है ना, नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम, इस पे टैक्स लगाते हैं, पहली चीज ध्यान रखना, ये जो आपकी टोटल इनकम होती है, इट हैज टू बी राउंडेड ऑफ इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10। नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10 में आपको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे राउंडेड ऑफ कैसे करेंगे? तो जैसे मेरी इनकम 5,60,512 है, तो मुझे मेरी इनकम कितनी लेनी पड़ेगी पता है टैक्स निकालने के लिए? 5,60,510 मींस नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 1 2 3 4 है, तो आप लोअर 10 में आ जाइए। एंड अगर 5 6 7 8 9 है तो आप अपर 10 में चले जाइए। तो नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 में आपको राउंडेड ऑफ करना है। अगर मान लो मेरा इनकम 5,60,515 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5,60,520 लेना है। नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 5 है, तो आप ऊपर वाले 10 में जाइए। 1 2 3 4 है, तो आप लोअर वाले 10 में आइए। अब एक बात समझना, अगर मान लो 5,60,519 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 560,520 है, ये आपको अपनी इनकम लेनी पड़ेगी। तो आपकी इनकम है वो नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 में आपको राउंडेड ऑफ करना है करके, ठीक है। तो सेक्शन हुआ करती है 288A करके, और 288A में ऐसा बोला हुआ है कि आपको जो है वो आपको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। ये सेक्शन हुआ करती है 288A करके, उसमें ऐसा बोल रखा है। चलिए अब एक और चीज समझना, सर आप बोल रहे हो जनरल टैक्स रेट, तो जनरल टैक्स रेट होता क्या है? तो जनरल टैक्स रेट की बात करते हैं। बड़ी जनरल टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं किया इन्होंने, देयर इज नो चेंज इन द जनरल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट में ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, 5 लोग, कौन कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में जनरल टैक्स रेट क्या है? तो ये लोग बोलते हैं कि अगर इनका इनकम, टोटल इनकम जो है वो अप टू 2,50,000 है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डैश पे डैश, बोर्ड पे ध्यान दो, चुपचाप बैठे रहो, बोर्ड पे ध्यान दो, देखते जाओ। टोटल इनकम अप टू 2,50,000 है, देयर इज नो टैक्स एट ऑल, देयर इज नो टैक्स। 2,50,000 है, कोई भी टैक्स नहीं आएगा। अब एक बात समझना, आपकी टोटल इनकम है वो 2,50,000 से ज्यादा है एंड अप टू 5 लाख है, तो उस पे आपको 5% की रेट से टैक्स आएगा। जो भी आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है एंड अप टू 10 लाख है, तो गाइस आपको 20% की रेट से टैक्स आएगा। एंड 10 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% की रेट से टैक्स आएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, आपकी जो टोटल इनकम है वो अप टू 2,50,000 है, देयर इज नो टैक्स एट ऑल। इस
2,50,000 जो होता है ना, इसको हम लोग बहुत बार बेसिक एग्जेम्पशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसिक एग्जेम्पशन। लेकिन एक और चीज बता दूं, लॉ में बेसिक एग्जेम्पशन को बेसिक एग्जेम्पशन वर्ड नहीं बोला जाता। लॉ में इसके लिए जो एक वर्ड यूज होता है ना, दैट इज MANCT। आप बोलोगे MANCT ये क्या है? MANCT का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो देखो लॉ में क्या लिखा होता है, लॉ में जो है वह कहीं पे भी बेसिक एग्जेम्पशन वर्ड यूज नहीं होता। लॉ में इसके लिए वर्ड यूज होता है दैट इज मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना है जो कि नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, जिसको आप लोग बेसिक एग्जेम्पशन भी बोल सकते हैं। तो 2,50,000 इज बेसिक एग्जेम्पशन। और 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। कोई चेंज नहीं है, ये स्लैब रेट जैसे पहले था वैसे का वैसा है। अप टू 2,50,000 बेसिक एग्जेम्पशन, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। ये तो बात हो गई इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी पर्सन है वो सीनियर सिटीजन है, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सीनियर सिटीजन है, अब आप बोलोगे सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे? तो सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं पता है? सीनियर सिटीजन मींस अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज है ना वो 60 इयर्स और मोर हो गया है इन प्रीवियस ईयर। मींस आपका जो प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर में उसका एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो गया, उसको बोलेंगे सीनियर सिटीजन। अच्छा सर, उसको सीनियर सिटीजन बोलेंगे? आंसर इज यस। तो अगर सीनियर सिटीजन है तो उसमें एक चीज का चेंज आ जाता है, क्या पता है? सीनियर सिटीजन के केस में आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन है ना, वो बेसिक एग्जेम्पशन 2,50,000 की जगह आपका 3 लाख हो जाता है। और 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। एंड गाइस जो भी 3 लाख से लेके और 5 लाख है उस पे 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। तो देखो सबसे पहले इधर देखना बेटा, नॉर्मल हमने क्या पढ़ा? टैक्स रेट पढ़ रहे, जनरल टैक्स रेट, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। दूसरा, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के केस में सीनियर सिटीजन बोलते किसको है पहले तो मैं बता दूं, सीनियर सिटीजन का मतलब ऐसा कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 60 इयर्स या मोर हो जाता है आपके वाले प्रीवियस ईयर में। तो आपका वाला प्रीवियस ईयर कौन सा है? तो मैं बता दूं, आपका प्रीवियस ईयर है प्रीवियस ईयर 24-25, 24-25। तो इस प्रीवियस ईयर में अगर कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे, कोई ऐसा पर्सन जो 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो जाता है इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 24-25 में, तो वो सीनियर सिटीजन है। अब आप मुझे बोलोगे हमारा प्रीवियस ईयर 24-25, आंसर इज यस। इसका मतलब आपका 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 इस डेट तक अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 60 इयर्स हो जाती है, वो तुम्हारा सीनियर सिटीजन है। अब एक बात समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। एक बंदा है जिसका नाम है मान लो मिस्टर काका। एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर काका। मिस्टर काका, ये जो काका है ये अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2025 को, मीन्स 60वां जन्मदिन मना रहा है 1 अप्रैल 2025 को। तो 60th बर्थडे 1 अप्रैल 2025 को 60th बर्थडे मना रहा है, मीन्स इस दिन केक काट रहे उसके लिए 1 अप्रैल 2025 को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब एक बात बताओ, तो ऐसा हैप्पी बर्थडे मना रहे
60th बर्थडे। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 60th बर्थडे इस डेट को मना रहा है तो उसका जन्म कब हुआ होगा? बर्थ डेट क्या है मुझे बताओ ना इसकी, बर्थ डेट क्या रही होगी? मुझे बताओ बर्थ डेट क्या रही होगी? हैप्पी बर्थडे टू यू, बताओ बर्थ डेट क्या रही होगी? 60th बर्थडे इस डेट को मना रहा है तो इसकी बर्थ डेट क्या रही होगी? पलक, अरे पलक। भाई साहब ये तो एकदम होशियार बंदे हैं, बोलते हैं यस यस बेनिफिट ऑफ हायर बेसिक एग्जामिशन अलाउ। सर इंटर भी आप ही से पढ़े थे तो हमको याद है। चलो वेरी गुड। तो सबने बताया कि सर इसका 60th बर्थडे 1 अप्रैल 2025 को है, तो इसकी बर्थ डेट रही होगी 1 अप्रैल 1965। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर देखो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24-25, और हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 24-25 है। तो जो प्रीवियस ईयर 24-25 है वो 1 अप्रैल 2024 से चालू होता है, 31 मार्च 2025 तक कंप्लीट होगा। लेकिन ये अपना बर्थडे है वो तो यहां पे मना रहा है, इस डेट के बाद यहां मना रहा है। सो ऑन द 1 अप्रैल 2025 वो क्या कर रहा है? 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तो इस दिन अगर वो 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2025 को, मेरा क्वेश्चन ये है कि उसका 60 ईयर का एज कब कंप्लीट माना जाएगा? क्या जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है उसी दिन माना जाएगा या फिर उसके लास्ट डे पे माना जाएगा? मींस एक बात बताओ, क्योंकि अपना लॉ क्या बोलता है कि सीनियर सिटीजन वो तभी बनेगा जब 60 इयर्स का एज आपके प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, और आपके लिए प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2024 से लेके और 31 मार्च 2025 है। एंड ये बंदा अपना जो 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है वो 1 अप्रैल 2025 को कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका 60 इयर्स ऑफ एज कब कंप्लीट माना जाएगा? जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो उसी दिन या उसके पिछले दिन? अगर देखो इसी दिन आप 60 इयर्स मानोगे तो भैया इस साल में आप 60 इयर्स के नहीं हुए, आपको बेसिक एग्जामिशन है वो 2,50,000 का मिलेगा। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि नहीं नहीं हम तो लास्ट डेट को मान लेंगे कि उसका 60 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में इस साल में करंट ईयर में मिस्टर काका को हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए उसी दिन या पिछले दिन? जल्दी जल्दी भाई साहब। चलिए राइट आंसर इज, मैं आपको बताऊं ये वाला है ना केस सुप्रीम कोर्ट पे तक गया था। ये वाला केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कभी भी ईयर कैलकुलेट कैसे होता है, जैसे मान लो किसी भी ईयर में आप 15 जुलाई 2024 से चालू होगा और अगर 1 ईयर का टाइम कैलकुलेट करना है तो 1 ईयर कंप्लीट 15 जुलाई 2025 को नहीं होगा, आपका 14 जुलाई 25 को आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो कभी भी आप अगर 1 ईयर का टाइम देखते हो तो 1 ईयर कब कंप्लीट होता है? जिस डेट से स्टार्ट होता है उसके अगले साल की सेम डेट से पिछले वाली डेट पे वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पे इन्होंने ये बोला कि अगर मान लो ये बंदे का बर्थ डेट 1 अप्रैल 1965 है तो इसका जो 60 इयर्स का एज है ना वो 31 मार्च 2025 को कंप्लीट हो गया।
मीन्स 31 मार्च 2025 को उसका जो एज है वो कंप्लीट हो गया, और जब 31 मार्च 2025 को कंप्लीट हुआ तो इसका मतलब ये बंदा इस साल में हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट ले सकता है। इस साल में ये बंदा हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट ले सकता है। तो ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर ऐसा कभी दे दे कि कोई बंदा ऐसा है जिसका 60 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो रहा है 1 अप्रैल 2025 को, तो भी आप ये मानोगे दैट 60 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो गया ऑन द 31 मार्च 2025, उसके पिछले दिन, एंड ही कैन क्लेम द हायर बेसिक एग्जामिशन। हायर बेसिक एग्जामिशन है या MANCT का बेनिफिट ले सकता है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसका मतलब इसको 3 लाख का बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल सकता है। अब एक और चीज समझना, सीनियर सिटीजन जहां लिखा है ना, वहां पे वर्ड यूज किया है रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो गाइज एक चीज यहां ध्यान रखना, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है ना, वो ही सीनियर सिटीजन हो सकता है, और कोई सीनियर सिटीजन नहीं हो सकता। तो पहली चीज तो मैं बताऊं, HUF है, AOP BOI है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, वो सीनियर सिटीजन नहीं हो सकते, सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है। और एक और चीज समझना, उसमें यहां लिखा हुआ है रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल है ना, वो ही तुम्हारा सीनियर सिटीजन हो सकता है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो तुम्हारा सीनियर सिटीजन नहीं होगा। नॉन रेजिडेंट जो है वो कभी भी सीनियर सिटीजन नहीं होगा, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल ही आपका सीनियर सिटीजन हो सकता है। नॉन रेजिडेंट कभी भी सीनियर सिटीजन नहीं हो सकता। तो एग्जामिनर आपको दे सकते हैं कैसे, कि जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर सैम, एंड मिस्टर सैम नॉन रेजिडेंट है, एंड गाइस उसकी जो एज है वो 72 ईयर्स है। मिस्टर सैम नॉन रेजिडेंट, एज 72 इयर्स, क्या उसको हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिलेगा? क्या उसको बेसिक एग्जामिशन 2,50,000 वाली मिलेगी या 3 लाख वाली मिलेगी? राइट आंसर इज 2,50,000 वाली मिलेगी, 3 लाख वाली नहीं मिलेगी। बिकॉज ये बंदा जो है ये सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन का मतलब ही क्या होता है कि आपका रेजिडेंट बंदा होना चाहिए एज पर सेक्शन 6(1) के हिसाब से वगैरह। वो अगर रेजिडेंट है तो ही वो सीनियर सिटीजन है, अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो वो सीनियर सिटीजन नहीं। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल है वो ही तुम्हारा सीनियर सिटीजन माना जाएगा। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 इयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, बोथ ऑर्डिनरीली हो या नॉट ऑर्डिनरीली हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो रेजिडेंट है, रेजिडेंट का मतलब वो R and OR भी हो सकता है, या फिर R but NOR भी हो सकता है, चलेगा, कोई भी हो वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा अगर उसका एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में हो जाता है तो करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना, अब एक और चीज समझना। सर अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, तब ये क्या होता है? सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं बताए? कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 80 इयर्स और मोर हो जाता है इन प्रीवियस ईयर, मतलब जिसका एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा हो जाता है इन प्रीवियस ईयर, लेकिन ये भी रेजिडेंट होना चाहिए, एज 80 इयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर। तो गाइज इसके केस में क्या है ना, अप टू 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, अप टू 5 लाख नो टैक्स मींस बेसिक एग्जाम्पशन। उसके बाद 5 लाख से लेके एंड अप टू 10 लाख 20%, एंड मोर देन 10 लाख है वो आपका 30% की रेट से टैक्स लगेगा। यहां पे 5% वाला स्लैब ही नहीं है। तो जिसका एज 80 इयर्स या उससे हो जाता, ज्यादा हो जाता है इन प्रीवियस ईयर, अब इसमें भी वही फंडा लगेगा कि अगर कोई ऐसा रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो अपना 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2025 को, 80th बर्थडे, तो भी हम ये मानेंगे कि उसने 31 मार्च 2025 को अपना 80 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर दिया है, एंड उसको हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए अपन ने अभी जनरल टैक्स रेट पढ़ा, बोलो जनरल टैक्स रेट, अरे बोलो जनरल टैक्स रेट, अरे बोलो जनरल टैक्स रेट, जनरल टैक्स रेट। अब एक बात समझना,
जनरल टैक्स रेट क्या है? सबसे पहले इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अप टू 2,50,000 डैश पे डैश मींस 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं। 250 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, मोर देन 10 lakh 30%। अरे खजूर लोगों, मेरे साथ साथ बोलना है और ऐसे ही राइम में बोलना है, ठीक है? मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे बोलना है करके, ठीक है? ऐसे ऐसे वैसे मतलब ऐसे बैठे बैठे ऐसे मम्मी बोलेगी क्या बोल रहा है ये, ठीक है? बोलना है, ठीक है? मम्मी को लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है। घर पे बैठे हो तो बोलना तो पड़ेगा ही ना, मुझे सब सुनाई देता है। और नहा के बैठा करो करके, ठीक है? वो बंदा बैठा है ऐसे ही, मतलब क्या थोड़ा नहा के बैठने का बेटा, ठीक है? और ऐसे रजाई वजाई को छोड़ के ऐसे बारिश हो रही है बाहर मस्त मजे ले रहे हो, वैसा नहीं, ठीक है? थोड़ा नहा के बैठना है। चलो, मुझे सब दिख रहा है। आप जब बैठे हो ना, हमने ऐसा कैमरा लगा रखा है तुम्हारे लैपटॉप में, तो मुझे सब दिखता है कि तुम लोग कैसे बैठे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है? तो अच्छे से बैठो, तैयार हो गए थोड़ा। चलिए अब अपन एक बार वापस से चालू करेंगे। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, अपन पढ़ रहे जनरल टैक्स रेट। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अप टू 2,50,000 देयर इज डैश पे डैश 250 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, मोर देन 10 lakh 30%। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन का मतलब होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 years और मोर इन प्रीवियस ईयर अप टू 3 लाख डैश पे डैश, ठीक है? डैश पे डैश 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अब एक और चीज समझना, अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब होता है अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है इन प्रीवियस ईयर अप टू 5 लाख देयर इज नो टैक्स, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%। अब एक चीज समझना, ये तो हो गई जनरल टैक्स रेट। लेकिन गाइस ये जो टैक्स लगता है ना, इन टैक्स पे सरचार्ज भी लगता है। सरचार्ज सरचार्ज सरचार्ज, ये जो आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा, पहले टैक्स लगने के बाद इस टैक्स पे भाई साहब क्या लगने वाला है? सरचार्ज, सरचार्ज लगने वाला है। अब लोग सर सरचार्ज लगेगा? हाँ हाँ बाबू सरचार्ज लगेगा। अब एक बात समझना, ये बोलते हैं मैंने लैपटॉप का जो कैमरा है ना उसके सामने कुछ डाल दिया है, उसको एकदम टेप कर दिया है करके, ठीक है? भाई साहब मुझे सब दिखता है, तुम जो है ऐसे मतलब अच्छे कपड़े पहन के नहा के बैठा करो, ठीक है? सरचार्ज, सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स, ज्यादा टैक्स। हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि जब आप ज्यादा कमा रहे हो ना, निर्मला सीतारमण जी, निर्मला ताई बोलेंगे हम लोग, निर्मला ताई बोलती है आप ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स भरो, ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स भरो। और उसके लिए उन्होंने लगाया सरचार्ज। सरचार्ज किसको लगता है, कैसे लगता है समझना, मेरे को नहीं लगता। तो देखो, अगर आपकी टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम मींस नेट टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम मतलब ये वाली इनकम, यही है 5 हेड की इनकम की टोटल, इसको बोलते हैं जीटीआई। जीटीआई में से डिडक्शन लेने के बाद इसको बोलेंगे टोटल इनकम। ये वाली इनकम, ये वाली जो इनकम है इसको बोलेंगे टोटल इनकम, ये वाली इनकम, ठीक है? एनटीआई या टोटल इनकम, ये वाली इनकम है ना आपकी टोटल इनकम। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक ही है, मींस अप टू 50 लाख, मींस आप जो है वो 50 लाख रुपया कमा रहे हो साल का, बहुत है 50 लाख रुपया जिंदगी में जिंदा रहने के लिए। 50 लाख बहुत ज्यादा, लाइक इतना बहुत है। तो अगर आप 50 लाख रुपए तक ही कमा रहे हो, आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक ही है, तो आपको देयर इज नो सरचार्ज, मींस आप पे कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख तक कमा रहे हो, कोई सरचार्ज नहीं। लेकिन भाई साहब आप तो ज्यादा कमा रहे हो, अगर आपकी टोटल इनकम है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है बट अप टू 1 करोड़ है, मींस 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको सरचार्ज लगेगा। और सरचार्ज कितना लगेगा पता है? 10% ऑफ टैक्स, मींस जो आपका टैक्स आएगा उस टैक्स पे 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। 10% पे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। अब एक चीज समझना, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 2 करोड़ रुपीस है, 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 2 करोड़ है, तो उस केस में आपको सरचार्ज लगेगा। दैट सरचार्ज विल बी द 15% ऑफ द टैक्स, मींस जो भी टैक्स आएगा उस पे आपका 15% है वो सरचार्ज लगेगा। लेकिन आपकी इनकम, आप तो बहुत रईस हो, साल के 2 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हो और 2 करोड़ से लेके और 5 करोड़ तक का आपका इनकम है, तो आपको जो सरचार्ज लगेगा वो लगेगा 25% ऑफ टैक्स।
एंड गाइस, अगर आपकी 5 करोड़ से भी ज्यादा इनकम है, भाई साहब आप तो अल्ट्रा रईस हो करके, ठीक है, अल्ट्रा रईस हो, 5 करोड़ से ज्यादा की अगर आपकी इनकम है, तो बाबू आपको सरचार्ज कितना लगेगा पता है? 37% ऑफ टैक्स। मीन्स जो भी आपका टैक्स आएगा उस पे 37% है वो सरचार्ज लगेगा। तो सरचार्ज मीन्स एक्स्ट्रा टैक्स। अब एक बात समझना आदेश, सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स कैसे लगेगा? तो देखो, आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, कोई सरचार्ज नहीं। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है, 10% टैक्स पे सरचार्ज पे करो। 1 करोड़ से 2 करोड़ है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25%, 5 करोड़ से ऊपर है 37%। सर किसी ने पूछ ही लिया, सर हमने तो ये सुना है अभी 37% नहीं लगता। बाबू लगता है, 37% अभी भी लगता है। 37% कब नहीं लगता? जब आप 115 बीएससी लेते हो। जब आप 115 बीएससी लेते हो ना, तो 115 बीएससी में मैक्सिमम सरचार्ज 25%, ये 37 नहीं लगता। लेकिन 115 बीएससी को छोड़ के अगर आप 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर देते हो एंड आप जब नॉर्मल टैक्स रेट पे करते हो, नॉर्मल जनरल टैक्स रेट वाला, ठीक है, आप नॉर्मल प्रोविजन से जाते हो, 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम से आपने ऑप्ट आउट कर दिया, तो उसमें 37% सरचार्ज की रेट अभी भी है करके, अभी भी है। तो कोई कोई बोल रहा है 37% नहीं लगेगा, लगेगा करके, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला? टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, नो सरचार्ज। 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15% सरचार्ज, 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक है तो 25% सरचार्ज, एंड 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज लगेगा टैक्स पे। अब एक और चीज समझना, ये जो सरचार्ज होता है ना, उस पे फिर आपको जो भी टैक्स एंड उसमें सरचार्ज अगर लगता है तो वो ऐड कर दो। उसके बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो ऑलवेज 4% ऐड करना है, और ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो ऑलवेज आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, टैक्स हो गया, फिर सरचार्ज हो गया, फिर सेस हो गया। अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर टैक्स तो था ही था भाई, 10 लाख से ऊपर जितना भी आप इनकम कमाते हो उस पर 30% आप टैक्स पे कर ही रहे हो, तो फिर ये सरचार्ज की क्या जरूरत? इन्होंने बोला अगर आप 50 लाख से ज्यादा इनकम कमा रहे हो तो आपको सरचार्ज मींस एक्स्ट्रा टैक्स और पे करना पड़ेगा। सर लेकिन निर्मला सीतारमण जी ऐसा भी तो कर सकती थी कि यहां सरचार्ज की रेट 25-37% करी, इससे ज्यादा अच्छा होता स्लैब रेट ही बढ़ा देते ना। अगर स्लैब रेट ही बढ़ा देते, अगर स्लैब रेट ही बढ़ा देते तो बेटर होता ना। स्लैब रेट बढ़ा देते तो हमको ऐसी स्लैब रेट दे देते कि चलो भाई 10 लाख तक जो है वो आपका 30%, 10 लाख से लेके 50 लाख तक 30%, फिर 50 लाख से लेके और 1 करोड़ तक आपका मान लो यहां 35%, फिर कर दो यहां 40%, ऐसा कर देते ना। लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। फिर आप लोग क्या बोलते पता है? आप लोग क्या बोलते पता है? आप लोग ये बोलते हैं अरे इंडिया में देखो टैक्स 40% लग रहा है, 42% लग रहा है, 43% लगता है। लोगों को ऐसे थोड़ा दिक्कत आता ना, तो चुपके से इन्होंने क्या किया? सरचार्ज बढ़ा दिया। चुपके से इन्होंने क्या किया? पर सरचार्ज बढ़ा दिया उन्होंने चुपके से। ये सरचार्ज पहले मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15% ही हुआ करता था, ये 25% एंड 37% वाला सरचार्ज है, ये 2019 में हमारी निर्मला सीतारमण जी लेके आई थी। 2019 वाला जो बजट हुआ, देखो जब बजट इलेक्शन के बाद होता है आपका इसमें नुकसान ही होता है, जैसे इस बार शेयर मार्केट के कैपिटल गेन पे नुकसान हुआ एंड ऑल। तो उन्होंने उस टाइम पे ये सरचार्ज लाया था, तो लोगों को ऐसे दिखे नहीं ना कि टैक्स रेट ज्यादा लग रही है। लेकिन एक और चीज समझना, एक और चीज समझना इसमें उत्कर्ष, एक और चीज समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि सरचार्ज का पैसा जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ना, वो स्टेट्स के साथ बांटना नहीं पड़ता। जो इनकम टैक्स का पैसा है, मतलब जो ये टैक्स ले रहे हैं, जो ये स्लैब रेट से वगैरह जो टैक्स आता है, ये टैक्स के पैसे में से उनको स्टेट के साथ में बांटना पड़ता है। लेकिन सरचार्ज का पैसा है वो स्टेट्स के साथ में बांटना नहीं पड़ता। तो इसके लिए निर्मला सीतारमण जी को मजा आ जाता है, वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। देखो इनकम टैक्स का जो पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा लोगों को, मतलब स्टेट्स को बांटना पड़ता है। अगर महाराष्ट्र से इनकम टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो महाराष्ट्र का कुछ शेयर होता है, महाराष्ट्र को देना पड़ता है वो टैक्स। ऐसे ही अगर तमिलनाडु से इनकम टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो तमिलनाडु को कुछ शेयर देना पड़ता है। बट गाइज व्हेन इट्स कम्स टू द सरचार्ज ना, सरचार्ज पूरा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट हड़प जाती है करके, ठीक है, किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। क्योंकि आप एक बात समझिए, इस बार का जो अभी पार्लियामेंट में आप सेशन देख रहे थे, राघव चड्ढा का जो मैं बोल रहा हूं, राघव चड्ढा ने यह भी जिक्र किया था
कि ये गवर्नमेंट क्या करती है, सरचार्ज की रेट बढ़ा दी इन्होंने, और सरचार्ज के थ्रू ये पैसा लेती है जिससे कि स्टेट को शेयर ना करना पड़े, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में पूरा जाता है, ये स्टेट के साथ शेयर नहीं होता। नॉर्मल इनकम टैक्स है वो स्टेट के साथ शेयर होता है करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, यहां हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, देखो एजुकेशन सेस होता है ना, वो सेस का देखो टैक्स का यूज कहीं भी हो सकता है। जो ये टैक्स है सरचार्ज है, इसका यूज कहीं भी हो सकता है। मींस उसका यूज है वो मिलिट्री में हो सकता है, रेल में हो सकता है, मींस किसी भी फैसिलिटी के लिए हो सकता है। बट गाइस जो सेस लिया जाता है ना, उसका यूज सिर्फ एंड सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। तो देखो अगर यहां हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है तो इसका यूज जो है वो हेल्थ पे होगा एंड एजुकेशन पे होगा, बस। ये पैसे को गवर्नमेंट और कहीं खर्च नहीं कर सकती, सिर्फ हेल्थ पे खर्च करेगी, एजुकेशन पे खर्च करेगी। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ये पैसे को और कहीं पे भी खर्च नहीं कर सकती, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को। बाकी जो ये क्या बोलते हैं अपना टैक्स का पैसा है, सरचार्ज का पैसा है, वो कहीं भी यूज हो सकता है। चलिए अब एक चीज समझना, एक इंटरेस्टिंग सी बात आती है यहां पे, ऑल पीपल पे अटेंशन। जब ये मैं बोल रहा हूं कि निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, तो 25% टैक्स पे सरचार्ज, मींस जो टैक्स होगा उस पे 25% एक्स्ट्रा टैक्स। अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% एक्स्ट्रा टैक्स। अब एक चीज समझना, होता क्या है, ये जब 25% एंड 37% डाला, ये 2019 में डाला था निर्मला सीतारमण जी ने, और 2019 में जब ये 25% एंड 37% डाला ना, तो गाइस शेयर मार्केट नीचे आ गया। आप देखोगे उस टाइम पे जब ये 25% एंड 37% सरचार्ज लेके आए ना, तो इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो वो नीचे आ गया उस टाइम। ये 2019 की बात है, जब जैसे ही 25% 37% सरचार्ज डाला तो शेयर मार्केट नीचे आ गया। शेयर मार्केट इसलिए नीचे आया क्योंकि उन्होंने बोला, लोगों ने, कि यार हम इंडिया में टैक्स जो भर रहे हैं वो तो भर ही रहे हैं, उसके ऊपर सरचार्ज, और वो भी 25% सरचार्ज, 37% सरचार्ज ऑन द टैक्सेस, बहुत हाई है। लोगों ने इंडियन शेयर मार्केट से पैसा निकालना चालू किया, जो नॉर्मली एफआईआईज वगैरह थे, क्योंकि एफआईआईज वगैरह है ना, वो भी तुम्हारे एओपीबीवाई में आते हैं। अगर एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो भी तुम्हारे एओपीबीवाई में आते हैं, मान लो। तो एओपीबीवाई में जो एफआईआईज वगैरह आते हैं, अगर वो कंपनी के फॉर्म में नहीं है उधर, और वो एफआईआई अगर एओपीबीवाई में आते हैं, तो उनको भी ये हिट करेगा ये सरचार्ज, 25% 37% सरचार्ज। वैसे का वैसे जो इंडिया के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो एचएनआईज है, एचएनआईज की मैक्सिमम इनकम शेयर मार्केट से होती है, और शेयर मार्केट से इनकम होती है, तो वहां पे भी ये हिट करेगा 25% 37%। और उसकी वजह से मैं बताऊं, 2019 में शेयर मार्केट, जब ये अमेंडमेंट आया, निर्मला सीतारमण जी ने इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया था। ऑर्डिनेंस तब लाते जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती और कुछ अमेंडमेंट करना है, तो निर्मला सीतारमण जी ने ऑर्डिनेंस लाया था 2019 में, और ऑर्डिनेंस लाके ये चेंज किया था। और उन्होंने बोला कि 25% 37% सरचार्ज, लोगों को बड़ी दिक्कत आई, लोगों ने बोला नहीं आप ये गलत कर रहे हो। निर्मला सीतारमण जी ने सुना, निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि अगर आपका कोई भी शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अंडर सेक्शन 112A वाला, अभी अपन ने देखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला जो होता है शेयर मार्केट से, या फिर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A जो कि शेयर मार्केट से होता है, या फिर शेयर मार्केट से आपको भाई सीधी सी बात है डिविडेंड मिलता है, यही तो इनकम हो सकती है शेयर मार्केट से। या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, या फिर आपका जो है वो क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा शेयर मार्केट से, या डिविडेंड मिलेगा, या फिर तुम्हारा कोई नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है, नॉर्मल 112 वाला है, जैसे प्रॉपर्टी बेचा, गोल्ड बेचा, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड ऑल। गाइस ये जो इनकम है ये नॉर्मली स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। स्पेशल रेट्स अभी अपन ने बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है, वो या तो 10% से टैक्सेबल होगा या 12.5% से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 15% या 20%, बजट के बाद 20%।
डिविडेंड है वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। एलटीसीजी है वो आपका पहले 20% से टैक्सेबल होता था, अब 12.5% से टैक्सेबल होता है। लेकिन उस पे जो टैक्स आएगा उस टैक्स पे इन्होंने बोला कि आपका मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम सरचार्ज है वो आपका 15% ही हो सकता है इन इनकम, कितनी भी इनकम हो, कितनी भी हो, आपकी कितनी भी इनकम हो, एलटीसीजी 112 ए, एसटीसीजी 111 ए, डिविडेंड का इनकम, एलटीसीजी का इनकम, इस पे जो टैक्स आएगा उस टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज आपका 15% ही लग सकता है, उससे ज्यादा सरचार्ज नहीं लगता। मींस इन सिंपल वर्ड ऐसा बोलूं कि आपको 25% एंड 37% का सरचार्ज नहीं लगेगा, यह सरचार्ज नहीं लगेगा। तो ये जो 25% एंड 37% का सरचार्ज है, ये सरचार्ज आपके इन इनकम के टैक्स पे नहीं लगेगा। एलटीसीजी 112 ए, एसटीसीजी 111 ए, डिविडेंड एंड एलटीसीजी, इनका जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी। मान लो मैं मिस्टर बीबी, मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो मान लो 10 करोड़ का है, 10 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और 10 करोड़ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मेरा टैक्स रेट क्या है, तो टैक्स रेट मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% आफ्टर बजट वाला है, 12.5%। तो मेरा जो टैक्स आएगा वो टैक्स आया 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 12.5%, 1.25 करोड़। सो 1.25 करोड़ है वो मेरा टैक्स आया। अब एक बात समझना, इसमें मैं बेसिक एग्जामिशन वगैरह को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूं। 1 करोड़ 25 लाख टैक्स आया, अब इस पे सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। अब इस पे जब सरचार्ज ऐड करेंगे तो सरचार्ज कितना परसेंट ले, अभी तो हमने पढ़ा था यहां कि सरचार्ज की रेट क्या होती है। अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख है तो कोई सरचार्ज नहीं, अगर 50 लाख से 1 करोड़ है तो सीधा 10% सरचार्ज ऐड कर दो टैक्स पे। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ है 15% ऐड करो, वो 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25% ऐड करो, 5 करोड़ से ज्यादा है 37% ऐड करो। तो यहां तो इनकम 10 करोड़ है ना, यहां तो आपकी इनकम 10 करोड़ है, तो उस पे तो आपका 37% सरचार्ज आना चाहिए टैक्स पे, बट ना बाबा ना। यहां बोला कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला शेयर मार्केट से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला शेयर मार्केट से, डिविडेंड का इनकम एंड एलटीसीजी 112, इन चारों इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% का लगेगा, बस उस पे मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15% ही लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। तो एक बात बताऊं, यहां पे आपका सरचार्ज है वो सिर्फ 15% लगेगा, तो आपका 1 करोड़ 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% कम्स टू 18,75,000, और फिर ऐड करके जो इसको अपन ऐड कर देंगे इट्स कम्स टू द 1 करोड़ 43,75,000, फिर ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, तो ये ऐड करने के बाद आ जाएगा 14,95,000 है, 14,95,000 है, इतना आपका टैक्स, 1 करोड़ 49,50,000 है, इतना आपका नेट टैक्स आ जाएगा। 1 करोड़ 43,90,000 है उतना, 1 करोड़ 49,50,000 है। क्या बोल रहा हूं मैं यार, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 करोड़ 20 प्लस 15% प्लस 4%, 1 करोड़ 49,50,000। डन। चलो अब एक बात समझना, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, सब डाउट क्लियर होंगे धीरे धीरे धीरे, रुक जाओ अभी, थोड़ा रुक जाओ ना बाबू, हाँ रुक जाओ अभी, ठीक है। चलो अब इधर देखो, सब लोग इधर देखना, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं इस पे आप ध्यान देना, ठीक है। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस पे आपको ध्यान देना, ठीक है। इधर देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 मिनट के लिए आप रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए।
रुक जाओ, सब आ जाएगा, ठीक है। सरचार्ज स्लैब वाइज नहीं लगता। अगर आपकी इनकम उस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है, सीधा सरचार्ज ऐड करने का। जैसे 60 लाख है तो जो टैक्स आएगा उस पर सीधा 10% सरचार्ज है। सरचार्ज स्लैब रेट नहीं है, ठीक है। इनकम पे टैक्स स्लैब रेट से लगता है। चलो अब इधर देखो, सब लोग इधर देखो। सब कुछ भी नोट नहीं करना, सब मैंने नोट करके दे रखा है, आपको नोट नहीं करना है। आप इधर ध्यान दीजिए, देखिए सब लोग इधर देखो। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक कॉलम में लूंगा स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम मींस ये चार इनकम। चार इनकम कौन कौन सी? LTCG 112 ए, LTCG 112, STCG 111 एंड डिविडेंड। तो ये स्पेशल इनकम मींस आपका, स्पेशल इनकम मींस या तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है, 112A वाला है, 111A वाला है, या डिविडेंड का इनकम। ये तुम्हारी स्पेशल इनकम। एक मैं लूंगा अदर इनकम, ये हो जाएगी टोटल इनकम। आपको बताना है कौन सी इनकम के टैक्स पे सरचार्ज कितना आएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज, मान लो आपकी स्पेशल इनकम जो है, फॉर एन एग्जांपल दैट स्पेशल इनकम इज 20 लाख एंड अदर इनकम है वो 25 लाख है। मुझे बताओ आपकी टोटल इनकम 45 लाख हो जाएगी। टोटल इनकम 45 लाख हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब टोटल इनकम 45 लाख हो जाएगी तो मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? मुझे बताओ ना, सरचार्ज आएगा या नहीं आएगा? आपकी इनकम 45 लाख है, तो आपकी इनकम 45 लाख है, तो क्या सरचार्ज आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया, सरचार्ज कब आता है? When your income is more than 50 lakh up to 1 करोड़ तो सरचार्ज 10% आएगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे आपका कोई भी सरचार्ज नहीं आएगा। जो तुम्हारी ये स्पेशल इनकम वाली है, स्पेशल इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे भी कोई सरचार्ज नहीं, और अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे भी कोई सरचार्ज नहीं। दूसरा एग्जांपल, मान लो आपकी स्पेशल इनकम 45 लाख है, अदर इनकम 40 लाख है, तो टोटल मिला के हो गया 85 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, जब 85 लाख हुआ टोटल इनकम, तो क्या सरचार्ज आएगा या नहीं आएगा? योर टोटल इनकम इज 85 लाख, तो 85 लाख अगर तुम्हारा इनकम है तो सरचार्ज आएगा या नहीं आएगा? तो मैं बताऊं, यहां पे अगर आपका इनकम 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक है तो आपको 10% सरचार्ज तो आएगा ना। तो यहां पे आपका 10% सरचार्ज तो आएगा ना, क्योंकि आपको देखना है टोटल इनकम, एंड टोटल इनकम इज 85 लाख। एंड व्हेन टोटल इनकम इज 85 लाख, इसका मतलब आपको सरचार्ज आएगा, और सरचार्ज कितना आएगा? 10%। 10% आएगा। इसका मतलब आपका स्पेशल इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे भी सरचार्ज 10%, और अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे भी सरचार्ज 10%। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो आपका स्पेशल इनकम 75 लाख है, अदर इनकम आपका 85 लाख है। तो देखो, ये 75, ये 85। मुझे एक बात बताओ, 75 85, तो 75 प्लस 85 इट्स कम्स टू द 160, 1 करोड़ 60 लाख हुआ। अब मुझे बताओ, 1 करोड़ 60 लाख हुआ तो आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ 60 लाख है। तो 1 करोड़ 60 लाख मींस 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है। तो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, तो यहां पे एक बात बताओ ना बाबू, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो 15% सरचार्ज आएगा। तो 15% दोनों पे आ जाएगा, दोनों के टैक्स पे 15%। मींस स्पेशल रेट्स वाली इनकम का जो टैक्स आएगा उस पे भी 15% और इस पे भी 15%। इस पे भी 15%, इस पे भी 15%। 15% तक कोई दिक्कत नहीं है, 15% तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझना, नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मान लो मेरा स्पेशल इनकम जो है वो 1 करोड़ 50 लाख है। स्पेशल इनकम इज 1 करोड़ 50 लाख।
अदर इनकम है वो 2,30,00,000 है। अदर इनकम 2,30,00,000 है। अब मुझे बताओ आपका 150 प्लस 230, यहां दिमाग देने लगाना है। 150 प्लस 230 इट्स कम्स टू द 380। तो आपकी जो टोटल इनकम है वो 380 है, 3,80,00,000। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना, यहां कॉन्सेंट्रेट करना। यहां टोटल इनकम 3,80,00,000 है, तो 3,80,00,000 है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी इनकम अगर 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच है तो आपको 25% सरचार्ज आएगा। तो बाबू यहां क्या हमको 25% सरचार्ज लग जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम तो 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है, तो 25%। लेकिन गाइस अभी तो मैंने बताया कि LTCG, STCG, 111A, 1128 डिविडेंड का इनकम एंड 112, इन 4 इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही आ सकता है। मैक्सिमम सरचार्ज 15%। तो इनका जो टैक्स आएगा उस पे आपका मैक्सिमम सरचार्ज कितना आएगा? 15%। लेकिन आपकी जो अदर इनकम है, अदर इनकम कितनी बची? 2,30,00,000। ये अदर इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है। तो गाइस अदर इनकम जो है उस पे आपका सरचार्ज, अदर इनकम के टैक्स पे सरचार्ज है वो 25% आएगा। अदर इनकम के टैक्स पे जो सरचार्ज है वो आपका कितना आएगा? 25%। अब एक चीज समझना, एक और चीज है, 1 मिनट बस, यहां पे गलती करोगे, यहां गलती करोगे। देखो अगर मान लो, अब इसका आंसर आप करोगे, मेरा जो स्पेशल इनकम है वो 1 करोड़ है, फॉर एन एग्जांपल। ये जो स्पेशल इनकम है वो 1 करोड़ है। अदर इनकम 1,70,00,000 है, 1,70,00,000 है। मुझे बताओ टोटल हो गया 2,70,00,000, टोटल हो गया 2,70,00,000, कितना सरचार्ज आएगा? एक बात बताओ, 1 करोड़ है वो स्पेशल इनकम है, LTCG, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड वाला, एंड जो अदर इनकम है वो 1,70,00,000 है। तो अब मुझे बताओ यहां कितना सरचार्ज आएगा? यहां कितना सरचार्ज आएगा? देखो आपकी जो इनकम है वो तो यहां पे 2,70,00,000 है। आप तो टोटल इनकम देखते हो, यहां तो टोटल इनकम देखते हो। तो राइट आंसर इज, एक बात बताऊं, देखो जो स्पेशल इनकम है, देखो आपकी टोटल इनकम 2,70,00,000 मींस 2 करोड़ से ज्यादा है, तो 25% आना चाहिए। लेकिन गाइस आपके कैपिटल गेन और डिविडेंड वाले उस पे जो टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना हो सकता है? 15%। मैक्सिमम सरचार्ज 15%। लेकिन अदर इनकम जो बचा उसके टैक्स पे क्या 25% सरचार्ज आएगा? आंसर इज नो। आप एक बात बताओ, देखो आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन क्या आपकी अदर इनकम जो है, ये देखो टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, क्या उसमें हाथ जो है वो स्पेशल इनकम का है या नहीं? मींस स्पेशल इनकम की वजह से ये 2 करोड़ से ज्यादा हो रही है? आंसर इज यस। तो बेटा जो बैलेंस इनकम जो है, जो बैलेंस इनकम या अदर इनकम है, उसके टैक्स पे सरचार्ज भी 15% आएगा। यहां 25% नहीं आएगा। 25% कब आता? कि अगर ये अदर इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा होती तो यहां 25% आता, बट अदर इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका 15% ही सरचार्ज आएगा। 1,70,00,000 के टैक्स पे भी आपका 15% की रेट से ही सरचार्ज आएगा। समझा कि नहीं समझा? एक वापस बोल रहा हूं, एक और चीज समझना, अब देखो इंटरेस्टिंग है। मान लो आपका कैपिटल गेन है वो 40 लाख ही है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, यहां गलती कर दोगे, 40 लाख है। अदर इनकम 1,80,00,000 है, ये 40 लाख है, अदर इनकम 1,80,00,000 है। टोटल कितना हो गया? 2,20,00,000, 2,20,00,000। अब एक बात बताओ, 2,20,00,000। अब आप एक बात बताओ, आपको देखो सबसे पहले है ना, आपको टोटल इनकम देखना है। सबसे पहले आपको टोटल इनकम देखना है। टोटल इनकम कितना है? तो टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% आना चाहिए।
लेकिन कैपिटल गेन जो होगा उस पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज मैक्सिमम कितना लग सकता है? 15%। तो यहां 15% लो। अब आप मुझे बोलोगे, अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना, ये तो 40 लाख की है, तो 40 लाख की है तो सर इस पे तो 10% या बिल्कुल सरचार्ज नहीं होना चाहिए, इसी पे सरचार्ज। क्या ऐसा है? नहीं। देखो, हमेशा फोकस टू द टोटल इनकम। टोटल इनकम जब 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% तो लगेगा ही लगेगा। टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% सरचार्ज तो आएगा ही आएगा। आपको यह चेक करना है कि 25%, 37% आएगा या नहीं आएगा। मींस देखो, व्हेन योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, जब आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% तो आएगा ही आएगा। 15% तो आपका आएगा ही आएगा। आपको यह देखना है 25% आएगा या नहीं आएगा। तो 15% यहां आ गया। अब एक बात बताओ, यहां पे आपका 2 करोड़ से ज्यादा है, 25% आना चाहिए। बट क्या बैलेंस इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है क्या? नहीं, बैलेंस इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो यहां पे बेटा, यहां पे सरचार्ज आपका 15% आएगा। यहां पे सरचार्ज है वो आपका 15% आएगा। अब एक और चीज, लास्ट एग्जांपल है, अब समझना। मान लो मेरा ये वाला जो इनकम है वो, फॉर एन एग्जांपल, ये वाला इनकम आपका 2 करोड़ है। 2 करोड़ है। 2 करोड़ लिखते कैसे, तो गरीबों को यह पता नहीं होता। और ये 4 करोड़ है। ये 2 करोड़ है, ये 4 करोड़ है। टोटल इनकम कितना हुआ समझना? टोटल इनकम कितना हुआ समझना? इधर देखना, टोटल इनकम कितना हुआ? तो 4 और 2 6 करोड़ हो गया। 6 करोड़ हो गया। अब एक बात बताओ, 2 करोड़ स्पेशल इनकम, 4 करोड़ बैलेंस इनकम, टोटल इनकम 6 करोड़। तो आप बोलोगे जस्ट 6 करोड़ है टोटल इनकम, 5 करोड़ से ज्यादा है, 37% होना चाहिए। बट नहीं, जो आपकी स्पेशल इनकम है उस पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना आ सकता है? 15%। अब आप बोलोगे बैलेंस, तो आपको यह देखना है कि ये अदर इनकम क्या 5 करोड़ से ज्यादा है क्या? नहीं है। ये जो है बाबू, ये 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, बट 2 करोड़ से ज्यादा तो है। ये आंसर इज यस। तो इसके टैक्स पे सरचार्ज आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा? 25%। बट मान लो अगर ये 2 करोड़ होता, ये 2 करोड़ एंड गाइस, ये 2 करोड़ एंड ये मान लो 6 करोड़ होता, 6 करोड़, 6 करोड़, टोटल कम्स टू 8 करोड़। टोटल कम्स टू 8 करोड़। तो एक बात बताओ, यहां 8 करोड़, तो पहले वाले पे 15%, दूसरा वाला जो है, अब वो अपने आप में ये जो इनकम है, क्या ये 5 करोड़ से ज्यादा है? आंसर इज यस। तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा? 37% सरचार्ज आएगा, टैक्स ऑन द बैलेंस इनकम। तो देखो, स्पेशल इनकम के टैक्स पे मैक्सिमम 15%, बैलेंस इनकम अपने आप में 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। अब एक और चीज समझना, एक और चीज समझना, लास्ट एग्जांपल। मान लो आपका कैपिटल गेन है, वो कैपिटल गेन 1 करोड़ 80 लाख है। स्पेशल इनकम इज 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख इज अ स्पेशल इनकम। बैलेंस इनकम इज 45 लाख। अब आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे। स्पेशल इनकम इज 1 करोड़ 80 लाख, बैलेंस इनकम इज 45 लाख, टोटल 2 करोड़ 25 लाख। बताइए कितना सरचार्ज आएगा? सो मैं बोलू, एक बात बताओ, चलो, किसी ने बोला 15% एंड 0%, किसी ने बोला दोनों पे 15%। सो क्या यहां पे 15% एंड 0% आएगा या 15% एंड 15% आएगा? राइट आंसर इज, मैं बताऊं, यहां पे दोनों पे आपका 15% आएगा, दोनों ही जगह 15%। एक खजूर, जब तेरी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% सरचार्ज तो आएगा ही आएगा। जब आपकी इनकम जो है वो टोटल इनकम, आपको देखने का टोटल इनकम में सब मिला के इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है ना, तो 15% तो आएगा ही आएगा।
आपको ये देखना है 25% 37% आएगा या नहीं आएगा। भैया आपको ये देखना है कि 25% 37% आएगा या नहीं आएगा। यहां पे आपका 15% तो आएगा ही आएगा व्हेन योर टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ 25 मोर देन 1 करोड़। अब एक बात समझना, मैंने आपकी कॉम्पैक्ट में बहुत ही सिंपल बना के इस चीज को दे रखा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो आपको बड़ा सिंपल सा मैंने दे रखा है, सिर्फ ये वाला पॉइंट है ना, इससे आपको ये समझ जाएगा ये है क्या, सिर्फ 4 लाइनें है बस। देखो आपको क्या देखने का, पहले इधर देखो, अब जो भी नहीं समझा 1 मिनट में इधर देखो, आप भी समझ जाएगा। आपकी टोटल इनकम में, टोटल इनकम का मतलब होता है ऑल इनकम, स्पेशल इनकम, अदर इनकम सब मिला के टोटल इनकम। अगर आपका अप टू 50 लाख है तो आपको कोई सरचार्ज नहीं है, नो सरचार्ज। अगर टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10% सरचार्ज। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15% सरचार्ज। अब देखो 15% तक आपको कुछ भी नहीं देखना, भले वो स्पेशल इनकम हो, नॉर्मल इनकम हो, कुछ भी हो, 15% तक तो कुछ नहीं देखना। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, अप टू 2 करोड़ है, आप 15% सरचार्ज ले लो, भले वो स्पेशल इनकम है, नॉर्मल है, कोई भी हो। लेकिन अब देखो अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, मींस योर टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ एंड उसमें डिविडेंड या कैपिटल गेन, स्पेशल इनकम भी है। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और उसमें स्पेशल इनकम भी है, तो आप एक काम करो कि जो स्पेशल इनकम है उस पे सरचार्ज, स्पेशल इनकम के टैक्स पे सरचार्ज 15%, और जो रिमेनिंग टोटल इनकम है वो कितनी है वो देखो। तो बाकी वाली टोटल इनकम जो है, स्पेशल इनकम को छोड़ के बाकी वाली टोटल इनकम है, वो अगर अप टू 2 करोड़ ही है, वो अगर अप टू 2 करोड़ है तो बाकी वाली इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज 15%। बट अगर रिमेनिंग इनकम जो बचा है, जो स्पेशल इनकम को हटा दो, रिमेनिंग इनकम है वो अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, तो रिमेनिंग इनकम के टैक्स पे सरचार्ज 25%। एंड रिमेनिंग इनकम अपने आप में अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस पे 37% सरचार्ज गाइस। तो देखो बड़ा सिंपल है, सिर्फ ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट दिमाग में डाल दिए, आपका काम बन गया। देखो आपको क्या देखने का, टोटल इनकम में सब, स्पेशल इनकम, अदर इनकम, सब इनकम, टोटल इनकम। टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, कोई सरचार्ज नहीं। 50 लाख टू 1 करोड़ है, 10% सरचार्ज, कोई भी हो इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, नो सरचार्ज। 50 लाख टू 1 करोड़ है, 10% ले लो। 1 करोड़ टू 2 करोड़ है, आप 15% ले लो। अब एक बात समझो, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और उसमें स्पेशल इनकम भी है, तो स्पेशल इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज 15% लो। अब देखो रिमेनिंग इनकम कितनी है, रिमेनिंग इनकम अप टू 2 करोड़ है तो 15% सरचार्ज। रिमेनिंग इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, तो आपका 25% सरचार्ज। रिमेनिंग इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर 37% सरचार्ज। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस सर, हमको समझ गया। चलिए आप एक काम करिए, आप आज घर पे जाके जो इस बुक में ये वाले पेज पे दे रखा है, दैट इज पेज नंबर 3 पे, वो पढ़ के आएंगे, और पेज नंबर 4 पे जो एग्जांपल दे रखा है वो भी आप करके आएंगे। आज के लिए कुछ नहीं करना है, जितना पढ़ाया है सिर्फ बेसिक टैक्स रेट अपन पढ़ रहे हैं, इसको आप रिवाइज करके आएंगे। कल इससे रिलेटेड अपन काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह है वो अपन करेंगे, तो कल अपन क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा आपके लिए क्लैरिटी बैठेगी। अभी के लिए है वो आप जो है वो सिर्फ यहां तक रिवाइज करके आइए। कंपनी से पहले जो जनरल टैक्स दे रखा है वो आप रिवाइज करके आइए। एंड अगर तो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है यहां पे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1 जय वाला, वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 को मत करिए क्योंकि 2 में डिविडेंड है, मत करिए। एग्जाम्पल नंबर 1 जो दे रखा है वो करिए, और उसके बाद मैंने टेस्ट योर सेल्फ भी दे रखा है, तो टेस्ट योर सेल्फ में अगर आप चाहे तो ये एसके वाला एंड देव वाला, ये 2 आप करके आइए। एसके वाला एंड देव वाला ये 2 करके आइए, एके वाला मत करिए क्योंकि उसमें डिविडेंड है, डिविडेंड को छोड़ दीजिए आप। अगर आप खुद करना चाहे कुछ एग्जाम्पल घर पे जाके, तो एक तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ दे रखा है वो करना है, और उसके बाद में टेस्ट योर सेल्फ में एसके वाला एंड देव वाला है वो आपको करना है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अच्छा, आपकी जो ड्राइव है गूगल ड्राइव, उसमें एक फोल्डर डाला हुआ है दैट इज इंपोर्टेंट नोट्स करके, तो वो नोट्स वाला फोल्डर खोलोगे, उसमें हमारी टीम आपको जब भी कुछ कम्युनिकेट करना चाहेगी तो वहां पे करेगी। तो आपका डाउट सॉल्विंग का ऐप वगैरह है, उसका लिंक वहीं पे दे रखा है नोट्स करके, उस नोट्स में आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको डाउट सॉल्विंग का लिंक दे रखा है करके, ठीक है। चलिए ऑफिस के लिए लेट हो गए, ठीक है, नहीं होंगे, कल से नहीं होंगे, मैं ध्यान रखूंगा। मेरे को याद ही नहीं रहा यार, पढ़ाते पढ़ाते 10 मिनट ऊपर हो गया। चलो कोई बात नहीं, कल से आप लेट नहीं होंगे। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आज जो पढ़ाया प्लीज आप रिवाइज करके आइए, और जो मैंने क्वेश्चन बोले एसके वाला, देव वाला और एक और क्वेश्चन बोला है वो आप जरूर करके आइए। आज के लिए इतना बहुत है।